नमस्कार। हमारे नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज अमर जब घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के अंदेशे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फ़ोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई दी। उम्र भर के लिए अब पास न भटकने देने का इंतज़ाम कर लिया है मैंने। गोद में सिर रखना तो दूर, अमर अब अपनी अम्मा का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फ़ोन पर बात करती हुई मंजू की कड़वाहट भरी बातों ने अमर को झकझोर कर रख दिया। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसे ही उनकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया। उसकी पत्नी मंजू ने उसकी अम्मा को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। तो दो झन्नाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी के चेहरे पर रसीद कर दिया अमर ने। उसने तय कर लिया कि वो अब किसी भी हाल में अपनी अम्मा को कहीं जाने नहीं देगा। अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई अम्मा के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन अम्मा नहीं मानी। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही अम्मा की फितरत में नहीं था। एक स्वाभिमानी महिला जो ठहरी सो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अम्मा चली गई वृद्ध आश्रम में रहने। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला। लिखा था, आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है? केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन सके। लेकिन जब वक्त और विचारों के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है। मालूम है मुझे, मगर इस समय तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही एक रास्ता था तेरी गृहस्थी को बचाने का। एक माँ के दिल के तार अपने बच्चों की दिल से जुड़े होते हैं, और जब यह तार हिलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है। और जिस पल हमें यह महसूस होगा, हम ज़रूर मिलेंगे। तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। तुम्हारी अम्मा। पत्र के पिछले हिस्से पर अम्मा वृद्ध आश्रम का पता भी लिख कर गई। आशीर्वाद वृद्ध आश्रम, बनारस। अमर 10 वर्ष का था जब उसके पिताजी को लकवा मार गया था। जब से वे व्हील चेयर पर ही थे। उनकी अम्मा ने माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां कैसे संभाली, अमर यह देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी, माँ की दुनिया यहीं तक ही सिमट कर रह गई थी। जब अमर की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आभा दिखाई पड़ी, जैसे इसी दिन के लिए ही वह जी रही थी। मंजू एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसकी अमर के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपए दहेज के प्रस्ताव को लेकर कई संपन्न परिवारों से अमर के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन अम्मा यही बात दोहराती थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्तों को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा, एक अच्छी पत्नी साबित होगी। अम्मा ने तो मंजू को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मुग्ध भाव से हिलोरे लेती थी। जब भी कोई मंजू की कमियां गिनवाता था तो झट से मोर्चा संभाल लेती थी और कहती, मेरी दीपा अम्मा की बेटी को क्या आता था। पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीख लिया उसने। शादी के 1 वर्ष बीतने के बाद अमर एक बेटे का पिता भी बन गया। अम्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा था। प्यार से गोपाल कहकर पुकारती थी। अम्मा उसे 40 दिन तक अम्मा ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था।
अम्मा ने अपनी बेटी दीपा को भी बुला लिया। अम्मा, अब तो महीना होने को आया। मेरी सास ने तो 11 दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। दीपा के कहने पर अम्मा झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा ऐसा। अगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा। और फिर संयुक्त परिवार तो इसी का नाम है कि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए। अम्मा, बाबूजी को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। उनकी मृत्यु से लेकर 13वीं तक अम्मा टूट कर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने को कहती, चेतावनी देती कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है। पर अम्मा तो अम्मा ठहरी ना। उनकी बातें सुन अम्मा कहती, जितने मुंह उतनी बातें। मैं ऐसी नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो अम्मा पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोते गोपाल के साथ उसी तरह हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती। लेकिन रात के 9 बजे ही अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाती। अमर अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली अम्मा कभी 9 बजे सो ही नहीं सकती। एक रात जब अमर ने अम्मा के कमरे की बत्ती जलती देखी तो उनके कमरे में चला गया। बाबूजी की लिखी डायरी पढ़ते हुए अम्मा रोती जा रही थी। अमर को देखते ही ठिठक कर बैठ गई। तू सोया नहीं अभी तक? आप नहीं सोए तो मैं कैसे सो जाऊं अम्मा? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। अमर ने चिंतित स्वर में कहा, अच्छा है ना, तेरे बाबूजी के पास चली जाऊंगी। बेशक तेरे बाबूजी व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे, चलने फिरने से लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। उनके जाने के बाद अब मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? सब कुछ तो देख लिया, तेरे बाबूजी ने मुझे दे दिया। इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी, अब तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया। अब तो एक एक दिन तेरे बाबूजी के बिना भारी सा लगता है। ऐसा मत कहो अम्मा। कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए अमर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के टपकने से पहले अम्मा ने अपने आंचल से उन्हें समेट लिया था। अम्मा को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए अमर ने अपने बेटे गोपाल को भी अम्मा के पास ही सोने को कहा। अब अम्मा भी अपना दिल बहलाने के लिए गोपाल को स्कूल बस तक छोड़ आती थी और उसे ले भी आती थी। अमर सभी काम काज से छुप कर ही करता था। 1-2 दिन छोड़कर दीपा भी अम्मा से मिलने आ जाया करती थी। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा था। लेकिन अब मंजू को हर पल लगने लगा था कि उनकी जगह उससे छीनी जा रही है। पति का ज़रूरत से ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ लगाव उसे जरा भी पसंद नहीं था। आते जाते अमर को एक ही उलाहना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। इस पर अमर कहता, कुछ ही समय की बात है मंजू, जैसे जैसे समय बीतेगा अम्मा को भी बाबूजी के बिना रहने की आदत हो जाएगी। दिया बाती की तरह हुआ करते थे अम्मा और बाबूजी। जरा सोचो कितनी अकेली हो गई होंगी अम्मा बाबूजी के जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे आप, और यहाँ 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक अम्मा को सिर पर बिठाए हुए हो। ऊपर से आपकी बहन अलग से धमक पड़ती है यहाँ। अमर ने उस समय उसे चुप करवा दिया, लेकिन पास के कमरे में बैठी अम्मा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तन बदन में आग सी लगी हुई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा। आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था, कभी कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं। फिर
कैसे उनकी बहू ने मन में उनके लिए इतनी कड़वाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं की जड़ मैं ही नज़र आती हूँ? इसके बाद अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। वो हर रोज़ शाम को सत्संग पर निकल जाती, कुछ देर प्रवचन सुनती, हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी अमर अम्मा के कमरे में जाता तो अम्मा को ना पाकर मंजू से सवाल करता, तो इस पर भी मंजू चिढ़कर बोलती और कुछ काम धंधा तो है नहीं, तो रोज़ शाम को उठकर घूमने निकल पड़ती है। एक शाम को जब अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन चुका था। मंजू बुरी तरह से चीख रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई। इस घर में रहकर कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्च करना चाहूँ तो वो भी नहीं मिलते। बेटे की जिम्मेदारी है, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन अम्मा ने मंजू को प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, गोपाल को मैं संभाल लूँगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम अपने शौक की पूरे कर पाओगी। उसके बाद मंजू ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चे की देखभाल अम्मा कर लेती थी। फिर कुछ समय बाद एक दिन अम्मा के हाथ में एक कागज़ थमाते हुए अमर बोला, माँ, बाबूजी के इंश्योरेंस के बहुत सारे पैसे मिले हैं तो मैंने इतनी एफडी की करवा दी है आपके नाम से, इसे अपने पास संभाल कर रखो। इस पर अम्मा ने कहा, अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का, तुम ही रख लो ये कागज़ अपने पास। नहीं अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम रखो। मंजू ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और अमर को आधे हाथों लेते हुए बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ली क्यों नहीं तुमने? अब तो तुम्हारी अम्मा सारी उम्र इस पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेंगी। इस पर अमर को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों के झगड़े की आवाज़ें अम्मा के कमरे तक आ रही थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि अम्मा फूटी आंख नहीं सुहाती थी मंजू को। अम्मा के हर काम में कुछ न कुछ कमी निकालना, हर छोटी मोटी बात पर रूठना, हर किसी की बात को टालने जैसे बातें करना मंजू के व्यवहार का हिस्सा बन चुका था, बनती चली जा रही थी। बाबूजी को गए जब 1 बरस बीत गए तो ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण अम्मा के घुटनों में दर्द होने लगा था। सारा खाना मंजू को ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित अम्मा कोई सलाह देने लगती तो मंजू उन्हें घूर कर देखने लगती। उस समय तो मंजू चुप रहती, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो मंजू ने हंगामा खड़ा कर दिया कि या तो अम्मा वृद्धा आश्रम जाएगी, नहीं तो वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अम्मा सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर उतारू हो जाए तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वो सामान किसी के काम की नहीं रही। सोचते हुए अम्मा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा, अब मेरी ज़िंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। अमर के घर लौटने पर अम्मा ने गंभीर स्वर में बोला था। अमर को भावुक होते देखकर कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियां अम्मा को रोक न ले। सोचते हुए मंजू तीखे स्वर में बोली, जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात तो वो तो कब से पड़ चुकी है। अब कहीं दरार खाई में ना बदल जाए। यह सोच लीजिए, अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती हैं तो चली जाइए वृद्धाश्रम। आए दिन अम्मा पर तिरस्कार की बौछार करती हुई मंजू बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। आज अम्मा के जाने के बाद अमर अपनी माँ के लिखे हुए पत्र को पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा।
धीरे धीरे 1 साल बीत गया, लेकिन आज भी अमर रोज अपनी माँ के पत्र को पढ़कर उसे सीने से लगाया करता था। हमेशा पत्र में उसे ढेर सारा वास्तविकता समेत झुर्रियों भरा चेहरा लिए वो माँ नजर आती थी, जिसने हमेशा उसे प्यार ही दिया, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने रक्त से सींचा, आंचल की छांव दी। पत्र पढ़ते हुए अक्सर उनके आंसू पत्र पर गिर जाते थे। अब तो पत्र पर लिखे बहुत से शब्द भी उन आंसुओं से धुल गए थे। एक दिन सुबह अमर अम्मा का पत्र खोले बैठा था। पत्र पढ़कर अमर के मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। मंजू चाय लेकर अंदर आई तो अमर ने चाय पीने से मना कर दिया। अमर की आवाज़ के भारीपन से ही मंजू ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अम्मा के लिए अमर की दबी ढकी भावनाएं फिर से जागृत हो उठी है। मंजू ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी बात काटते हुए अमर ने कहा, मैं माँ से मिलने बनारस जा रहा हूँ। अम्मा के प्यार का खिंचाव इतना था कि मंजू आवाज़ लगाती रह गई, लेकिन अमर तेजी से घर से बाहर निकल गया। ट्रेन की सीट पर बैठे अमर के सामने फिर से वो दृश्य जीवंत हो उठा, जब मंजू ने अपनी अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वह अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए तैयार हो गई थी। वृद्ध आश्रम 1 घंटे के दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि एक कप चाय पी ले। वृद्ध आश्रम में पता नहीं चाय मिलेगी भी या नहीं, तो तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी। जब वो पढ़ता था तो रात में उसके साथ जगी रहती थी और हर 1 घंटे बाद उसके लिए कड़क चाय बनाकर ले आती थी। विचारों में डूबता उभरता अमर आश्रम के विशाल काया में लिपट गया। वृद्ध आश्रम को देखते ही न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी अम्मा यहाँ संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्चे के साथ लाड प्यार कर रही थी। अमर को देखते ही उनकी आंखें भर आई और प्यार भरे लहजे में बोली, अकेले ही आया है? मेरी बहू मंजू कहाँ है? गोपाल कहाँ है? बोलते हुए अम्मा एकाएक अपनी आंसू भरी आंखें छुपाते हुए इधर उधर देखने लगी। अमर ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। फिर अम्मा बोली, तू बहू को काम पर जाने से रोकता तो नहीं है ना? जानता है, जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को एक खालीपन सा एहसास होने लगता है, अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते अम्मा रोने लगती है और अपने भीतर के दर्द को छुपाने के लिए एक हल्की सी मुस्कान अम्मा के चेहरे पर आ गई और फिर वे बेटे का ध्यान उनके आंसुओं की तरह आ जाए, यह कोशिश करते हुए अम्मा तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता, मठरी, पेड़ा या लड्डू? अम्मा पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। अम्मा, तुम्हें ये सब कौन ला कर देता है? अमर ने उत्सुकता बस पूछा तो अम्मा बोली, चौकीदार को 20-50 रुपये देकर मंगा लेती हूँ। वृद्ध आश्रम के पीछे ही अनाथ आश्रम बना है। गोपाल जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगते रहते हैं। सच बताऊं, उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं गोपाल को खिला रही हूँ। कहते हुए अम्मा के लड्डू उनकी तरफ बढ़ाए। अम्मा की बातें सुनकर अमर की आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा, उसने माँ को यहाँ आने ही क्यों दिया? सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया यह सवाल, आज भी उसकी अंतरात्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को आश्रम भेजने में मंजू की तत्परता और बेटे का घर बना रहे, इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वो कुछ न कर सका। माँ, तुम मेरे खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे, लाड जताता हुआ अमर बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर उसके बार बार मना करने के बावजूद अम्मा उनके सिर में
तेल लगाने बैठ गई। पूछने लगी, मंजू कैसी है, मेरा बाल गोपाल कैसा है। सवाल करते करते ही अम्मा के स्वर पर गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। अमर खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ही ममता भरी स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रहे थे। उनका मन हो रहा था कि माँ की गोद में ही सिर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़े। मंजू तो पराई थी, पर वो तो अम्मा का ही बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी। क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उनकी बूढ़ी माँ का भी ख्याल नहीं आया। माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो वो उठ खड़ा हुआ, भारी मन से बोला, अम्मा, माँ, मैं चलता हूँ। अमर की यह आवाज़ सुनते ही अम्मा के मन में एक हुक सी उठी, लेकिन वह अमर के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। आश्रम के पास ही गंगा घाट था। अपने आप को असहाय पाकर अमर अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बातें सोच रहा था, काश वह कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपनी धुरी पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं, फिर हम मानव ही क्यों असंतुलित क्यों हो जाते हैं। सोचते हुए अमर के मन में अजीब सी बेचैनी पलने लगी थी। कई बार सोचा कि वह कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है। क्या माँ के प्यार का यही सिला दे रहा है वो। सोच ही रहा था कि एकाएक छपाक की आवाज़ आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। बेचैन माँ की हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही अमर अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक उस बच्चे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डूबती गई। न माँ का पता है न बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने की जिद में माँ ने ही जल समाधि ले ली। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया। माँ को तैरना नहीं आता था तो कूदी क्यों, बेचारी डूब गई। यह दृश्य देखते ही अमर के मन में दिल चीर देखने वाला ख्याल आया कि अगर वो डूब रहा होता तो उनकी माँ भी यही करती, लेकिन वो खुद कायर की तरह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि घर की शांति भंग ना हो। बड़े बुजुर्ग तो घर की नींव होते हैं, बिना नींव के भी घर टिका है क्या कभी। एक पल में उसने निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वह अपने घर की नींव को मजबूत बनाए रखेगा, तो फिर उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल लेगा। सोचते ही वह सीधे कदमों से माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंजू अम्मा के चरणों में बैठी थी। माँ, अमर से तो मैंने बहुत गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिला दो, पर वह नहीं माने। मानते भी कैसे, मेरे दुर्व्यवहार के कारण तो आपको बेघर होना पड़ा था। मैंने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक भी वापस ना ला सकी। सच बताऊं तो अम्मा, मेरा वह दुर्भाग्य आज मुझे ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां रुपया पैसा और आरामदायक ज़िंदगी होते हुए भी घर खाली है। आपके होते हुए मैं निश्चिंत होकर स्कूल जाती थी, लौटती थी तो उस समय हमें सब पका पकाया मिलता था। अहम की अग्नि में राख हुई मैं यह भी जान पाई कि जो आनंद गोपाल को आपके साथ मिलता है वह महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। अमर के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आँच से माँ के मन की ठोस हुई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता।
आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई अम्मा। अपने सामने अपराधीन बनी मंजू की बातों की सच्चाई जानते हुए अम्मा की आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। उधर अमर उन दोनों के बीच हुई बातें सुन सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। अमर, तू वापस आ गया? अपने आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली। अम्मा, मैं आज आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो मंजू, अम्मा का सामान पैक करो। अमर ने कहा तो अम्मा ने दोनों को गले से लगा लिया। यह नज़ारा देखते हुए वृद्ध आश्रम के का बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए और अचानक से पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। तो दोस्तों, समय रहते माता पिता की कद्र कर लेनी चाहिए, इसी में भलाई है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।